नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। तो एम्ब्रियोलॉजी वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है एम्ब्रियो और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जो एम्ब्रियो वर्ड है, आज थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है। तो देखो, जो एम्ब्रियो वर्ड है उसका मतलब होता है भ्रूण और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि भ्रूण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। तो डेफिनेशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो देखो, एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी is called development biology. Embryology is called development biology. एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है, यानी इसको भ्रूणिकी के अलावा डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि परिवर्धन जैविकी भी कहा जाता है। तो देखो, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंट बायोलॉजी क्यों कहा जाता है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है। तो देखो, जो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वो कौन है जिन्हें भ्रूणिकी का पिता कहा जाता है? तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है अरस्तु, जिनका नाम है एरिस्टॉटल या फिर अरस्तु। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी का पिता कहा जाता है अरस्तु को। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि एम्ब्रियोलॉजी इज कॉल्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी। क्यों कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंट बायोलॉजी? क्योंकि देखो, जो डेवलपमेंट वर्ड है उसका मतलब है विकास, या फिर हम ये कह सकते हैं परिवर्तन। विकास या परिवर्तन। तो देखो, जब बात आती है विकास या परिवर्तन की, तो देखो, विकास या परिवर्तन से रिलेटेड कि विकास हम कहते किससे हैं? तो विकास की मैं एक डेफिनेशन दूंगा डेवलपमेंट की, कि जब किसी भी एग से क्या बनता है? लार्वा। और लार्वा आगे जाके चेंज हो जाता है किसमें? प्यूपा में। और प्यूपा जो है वो चेंज होता है अडल्ट में। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि देखो, डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले जो कोशिकाएं हैं या जो जाइगोट है, हम बात करते हैं जाइगोट की, तो सबसे पहले जाइगोट क्लीवेज में जाता है। क्लीवेज में जाने के दौरान वो निर्माण करता है टिश्यू का, और टिश्यू में जब टिश्यू मिलते हैं तो आपस में बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स का, और ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम का मतलब है मानव में जैसे विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और सभी अंग मिलकर एक विशेष प्रकार का तंत्र बनाते हैं, जिस प्रकार से मानव का पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट की। तो बेटा डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। डेवलपमेंट को हम कितने प्रकार में बांटते हैं? दो प्रकार में। एक होता है ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट, ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट, और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो होता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ओंटोजेनेटिक को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन। व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन। जबकि फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट को बोला जाता है जातिवर्तीय परिवर्तन। देखो क्या होता है व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन और क्या होता है जातिवर्तीय परिवर्तन। व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि जब एग कोई अंडा है वो प्रस्फुटित होता है तो वो चेंज होता है किसमें? लार्वा में। और लार्वा जो है वो प्रमोशन करता हुआ प्यूपा में चेंज होता है और प्यूपा जो है चेंज होता है किसमें? अडल्ट में। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन। यानी कि व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन को हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने इससे पूर्व एग्जांपल में समझाया था कि जब कोई जाइगोट जो है, वहां पे मैंने सिर्फ आपको एक डेवलपमेंट की परिभाषा बताई थी, लेकिन डेवलपमेंट भी दो प्रकार का होता है। जैसे ऑन्टोजेनेटिक में जाइगोट में क्लीवेज होगा। जब कोई भी जाइगोट है उसमें विदलन की प्रक्रिया होती है तो विदलन के दौरान वहां पे क्या बनेंगे? कोशिकाएं जो हैं वो मिलकर किसका निर्माण करेगी? टिश्यू का निर्माण करेगी, यानी ऊतक का निर्माण करेगी। और ऊतक जो है मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। और ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो ये तो डेवलपमेंट किस प्रकार का है? ओंटोजेनेटिक या व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन। व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन। फाइलोजेनेटिक जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम कहते हैं ये किसी भी स्पीशीज की हिस्ट्री से बिलोंग करता है। किसी भी स्पीशीज की हिस्ट्री से बिलोंग करता है। कहने का मतलब है जो जातिवर्तीय परिवर्तन होता है वो स्पेशल किस पर आधारित है? किसी भी स्पीशीज यानी जाति के इतिहास से संबंधित है। जाति के इतिहास से संबंधित जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवर्तीय परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देना चाहें तो कैसे देंगे? जैसे कि प्राचीन काल में यानी कि प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? पुरातन जीवों। पुरातन जीवों से नवीन जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, पुरातन जीवों से नवीन जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसे हम किसमें शामिल करते हैं? फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट में। जैसे कि देखो पुराने समय में प्राचीन काल में मनुष्य जो था
उसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस आए। चेंजेस आने का कारण क्या है, यहाँ पे उसमें चेंजेस आने का कारण है उनका एनवायरनमेंट का चेंज होना, उनमें कुछ विशेष प्रकार के लक्षणों का आ जाना जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं अचानक। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, पुरातन जीवों से नवीन जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट है वो आगे जाके दो प्रकार का होता है। देख लो जो हमने डेवलपमेंट किया वो कितने प्रकार का होता है, ऑन्टोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया कि जो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट जो होता है, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन जो होता है वो यहाँ पे कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। देखो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी व्यक्तिवर्तीय जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा जो होता है वो होता है ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव और ब्लास्टोजेनेसिस को कहा जाता है कोर्कोद्भव। क्या होता है भ्रूणोद्भव और क्या होता है कोर्कोद्भव, यानी ब्लास्टोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जब किसी जाइगोट से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जब किसी जाइगोट से नए जीव की उत्पत्ति होती है तो इस प्रक्रिया को तो हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। जाइगोट से नए जीव की उत्पत्ति, किसी एक नए जीव की उत्पत्ति जो है वो एक जाइगोट से हो रही है तो उसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। जो कोर्कोद्भव है या ब्लास्टोजेनेसिस है, इसमें क्या होता है, किसी भी जीव की उत्पत्ति, जब किसी भी जीव की उत्पत्ति अलैंगिक स्ट्रक्चर, अलैंगिक संरचना अलैंगिक संरचना जैसे फ्रैगमेंट, बड और जेम्युलेशन, मतलब कि जेम्युलेशन के द्वारा, कलिका के द्वारा, इनके द्वारा यदि किसी भी नए जीव की उत्पत्ति होती है, जब किसी भी जीव की उत्पत्ति अलैंगिक संरचना, फ्रैगमेंट, बड और जेम्युलेशन के द्वारा होती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। तो देखो ये तो था ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के बारे में कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है और ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ विशेष प्रकार की थ्योरीज दी गई। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा थ्योरीज दी गई जिनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ विशेष प्रकार की थ्योरीज दी गई जिनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहली थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। सेकंड है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थर्ड है
यहाँ पे बेयर्स लॉ, फोर्थ है बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ, या फिर इसे हम कहते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। फिफ्थ है जर्म प्लाज्म थ्योरी। लास्ट वन है जर्म लेयर कंसेप्ट, जर्म लेयर कंसेप्ट या जनन स्तर संकल्पना। तो देखो सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी को हम यहाँ पे कहते हैं पूर्व रचनावाद, पूर्व रचनावाद। पूर्व रचनावाद थ्योरी दी किसके द्वारा गई? ये हॉलैंड के जो वैज्ञानिक थे, ये हॉलैंड के साइंटिस्ट जो थे, हॉलैंड के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्वेमर्डम। हॉलैंड के वैज्ञानिक स्वेमर्डम, उन्होंने बताया कि पूर्व रचनावाद थ्योरी क्या है। इनके अनुसार ये कहा गया भी किसी भी जीव में पूर्व रचनावाद सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव में पूर्व रचित भ्रूण का, किसी भी जीव में पूर्व रचित भ्रूण का लघु रूप पाया जाता है, भ्रूण का लघु रूप पाया जाता है। और इन लघु रूपों को क्या कहा जाता है? इन लघु रूपों को होमनक्यूलस कहा जाता है, होमनक्यूलस। तो देखो जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसके अनुसार किसके द्वारा दी गई? हॉलैंड के साइंटिस्ट थे स्वेमर्डम। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी जीव में पूर्व रचित भ्रूण का लघु रूप पाया जाता है, और इन लघु रूपों को क्या कहा जाता है? होमनक्यूलस कहा जाता है। इन लघु रूपों को क्या कहा जाता है? होमनक्यूलस कहा जाता है। यदि यह लघु रूप स्पर्म में पाया जाए, यानी कि यदि यह जो लघु रूप है किसी भी शुक्राणु में पाया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है एक स्पेशल स्पर्मिस्ट। और यदि यह लघु रूप पाया जाए किसमें जाए? ओवम में पाया जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ओविस्ट। मेरे कहने का मतलब है जो ये थ्योरी दी गई स्वेमर्डम नामक वैज्ञानिक के अनुसार, उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर बताया कि किसी भी जीव में प्रारंभिक भ्रूण का लघु रूप मिलता है, या पूर्व रचित भ्रूण का लघु रूप में एक छोटा सा रूप मिलता है। उन्होंने कहा कि मानव के स्पर्म में या ओवम में दोनों में पहले से ही एक छोटा सा रूप पाया जाता है, जिन रूपों को क्या कहा जाता है? होमनक्यूलस। यदि ये छोटा सा लघु रूप जो है स्पर्म में मिलता है, मानव के शुक्राणु में मिलता है या किसी भी जीव के शुक्राणु में मिलता है तो उसे कहा जाता है स्पर्मिस्ट। और यदि किसी भी जीव के ओवम में मिलता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ओविस्ट। तो ये थ्योरी कौन सी थी? प्री फॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचनावाद थ्योरी। इसके बाद हम सेकंड थ्योरी करेंगे, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस।
थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस जो है वो क्या, उसे कहा जाता है अनुजनन सिद्धांत। अनुजनन सिद्धांत। देखो अनुजनन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अनुजनन सिद्धांत जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कैस्पर फ्रेडरिच वॉल्फ। कैस्पर फ्रेडरिच वॉल्फ, इस साइंटिस्ट के द्वारा अनुजनन सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत ने क्या बताया? इस सिद्धांत ने कहा, कैस्पर फ्रेडरिच वॉल्फ नामक जो वैज्ञानिक था उसने मुर्गी का जो भ्रूण है, मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन किया। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, कैस्पर फ्रेडरिच वॉल्फ ने क्या कहा, उन्होंने मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन किया और उस आधार पर उसने कहा कि किसी भी जीव में जो लघु रूप है वो नहीं पाया जाता। यानी कि किसी भी जीव में पूर्व रचित भ्रूण का लघु रूप नहीं पाया जाता। कैस्पर फ्रेडरिच वॉल्फ ने कहा, उन्होंने मुर्गी के यानी कि एक मुर्गी के भ्रूण का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि किसी भी जीव में कोई भी लघु रूप नहीं पाया जाता। यानी किसी भी जीव में पूर्व रचित भ्रूण का लघु रूप नहीं पाया जाता। मुर्गी में उन्होंने जो स्टडी की, उन्होंने कहा कि मुर्गी का जो भ्रूण है उसका निर्माण अंगों के उत्तरोत्तर उत्पादन से होता है। यानी भ्रूण का निर्माण नए अंगों के उत्तरोत्तर उत्पादन से होता है। यानी कि धीरे धीरे जैसे कंडीशन बनती गई वैसे वैसे नए अंगों का विकास होता गया, किसी भी प्रकार का कोई भी लघु रूप नहीं पाया गया। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट थ्योरी हमारी वो है बेयर्स लॉ, BAER, बेयर्स लॉ, यानी बेयर का नियम। मैंने आपको इससे पहले बताया था फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? अरस्तु। तो बेयर्स लॉ, इनका पूरा नाम है कार्ल वॉन अर्नेस्ट कार्ल वॉन बेयर। देखो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, यानी कि मैं सीधा लिख रहा हूं कि बेयर्स जो है, बेयर नामक वैज्ञानिक को, वॉन बेयर को, या फिर सीधा हम कह दें कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर को फादर ऑफ आधुनिक भ्रूणिकी का पिता कहा जाता है। इनके जो बेयर्स का नियम है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेयर्स के द्वारा यह बताया गया कि जीवों के अंदर, किसी भी जीव में, यानी जीवों में प्राचीन लक्षणों का विकास पहले होता है। जीवों में प्राचीन लक्षण पहले एवं अर्वाचीन लक्षण
अच्छा सॉरी, हम बेयर्स लॉ कर रहे हैं, सॉरी, ये हम रिकैपिटुलेट थ्योरी के बारे में। बेयर्स के नियम के अनुसार ये कहा गया कि प्राणी, किसी भी प्राणी में सामान्य लक्षणों का विकास पहले होता है, किसी भी प्राणी में सामान्य लक्षणों का विकास पहले होता है, जबकि विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर के अनुसार किसी भी जीव में सामान्य लक्षणों का विकास पहले और विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। यह है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर का नियम। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, सामान्य लक्षण में सबसे पहले क्या आता है, यहां पे मस्तिष्क, अक्षीय कंकाल, ये मानव में पहले विकसित होते हैं। और विशिष्ट लक्षण जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विशिष्ट लक्षणों में, जैसे मानव में क्या पाया जाना, मानव में हेयर्स का पाया जाना, स्मॉल हेयर्स ऑन बॉडी, या हमारी पूरी बॉडी पर जो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, उनका पाया जाना। या पक्षियों में किसका पाया जाना, विंग्स का, पंख का पाया जाना, किस प्रकार के लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। तो ये था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर का नियम। इसके बाद देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है रिकैपिटुलेट्स थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। इसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। किसके द्वारा दी गई, मूलर व हैकल के द्वारा, मूलर व हैकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा, मूलर व हैकल नामक साइंटिस्ट के द्वारा रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी गई। रिकैपिटुलेशन थ्योरी को पुनरावर्तन सिद्धांत नाम दिया था। क्या नाम दिया था यहाँ पे, पुनरावर्तन सिद्धांत, पुनरावर्तन सिद्धांत, या मैंने आपको बताया था इसे कहा जाता है बायोजेनेटिक लॉ या जाति आवर्तन नियम, जाति आवर्तन नियम। तो देखो रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, मूलर व हैकल के द्वारा। इनके अनुसार क्या क्या कहा गया, जैसे कि मैंने पिछली बार मिस्टेक से लिख दिया था, जो मैंने नियम लिखा था उसमें क्या था कि प्राणी, किसी भी प्राणी में प्राचीन लक्षण पहले, किसी भी प्राणी में प्राचीन लक्षणों का विकास जो होता है, प्राचीन लक्षणों का विकास पहले तथा अर्वाचीन लक्षणों का विकास बाद में होता है। देखो क्या नियम है, पुनरावर्तन सिद्धांत या जाति आवर्तन नियम कहता है कि किसी भी प्राणी में प्राचीन लक्षणों का विकास पहले होता है और अर्वाचीन लक्षणों का विकास क्या होता है, बाद में होता है। इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, पुनरावर्तन सिद्धांत। देखो यानी कि इस थ्योरी के आधार पर एक बात कही गई कि ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स, ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। यानी कि ओंटोजेनी मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन, और फाइलोजेनी को हम क्या बोलते हैं, जातिवर्तीय परिवर्तन। यानी जातिवर्तीय जो परिवर्तन है उसकी पुनरावृत्ति ही क्या है, इस थ्योरी के अनुसार शो हो रही है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरी है जर्म लेयर कॉन्सेप्ट।
इसको हम कहते हैं जनन स्तर संकल्पना। जनन स्तर संकल्पना। जनन स्तर संकल्पना जैसे कि अपने जानते हैं मानव के अंदर 3 प्रकार जो जनन स्तर है वो 3 प्रकार के इन्होंने बताया कि एक्टोडर्म, सेकंड मीजोडर्म और एंडोडर्म। इस थ्योरी के आधार पर क्या कहा गया कि किसी भी भ्रूण में जो 3 प्रकार के स्तर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों स्तरों से मिलकर, यानी जो ये 3 स्तर हैं, इन तीनों से मिलकर क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। यानी किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म नामक 3 लेयर से मिलकर होती है। तो ये है जर्म लेयर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा वो है जर्म प्लाज्म कॉन्सेप्ट। जर्म प्लाज्म को बोलते हैं जनन द्रव्य। प्लाज्म का वर्ड, जो प्लाज्म वर्ड है उसका मतलब होता है द्रव्य। देखो, जनन द्रव्य जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि प्राणियों में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक होती है सोमैटिक सेल्स और दूसरी सेल्स पाई जाती है जर्म सेल्स। ये 2 सेल्स मिलकर, इन दोनों सेल्स के द्वारा किसी भी नए जीव का निर्माण, किसी भी नए जीव का निर्माण संभव होता है। तो आज के लिए हमारे पास ये जनन द्रव्य सिद्धांत था, सोमैटिक सेल्स प्लस जर्म सेल्स, यानी कि इस प्रकार की सेल्स से मिलकर किसी भी नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं जनन द्रव्य सिद्धांत। इन्हें कहा जाता है जनन कोशिकाएं, और जो सोमैटिक सेल्स हैं उन्हें कहा जाता है कायिक कोशिकाएं। जनन द्रव्य सिद्धांत के अनुसार क्या है, कायिक कोशिकाएं तो शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं, और जो जर्म सेल्स हैं यानी कि जनन कोशिकाएं हैं वो मानव के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मानव के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, जर्म सेल्स के द्वारा होता है। आज के लिए इतना ही। हमारा जो टॉपिक था एम्ब्रियोलॉजी, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की हमारे इस चैनल में किसी भी प्रकार की वीडियो में कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें अपने व्यूज़ दें ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। धन्यवाद।